हेलो, आई एम विवेक और आज हम लोग इसका थर्ड वीडियो लेके आए हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। यूनिट ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस निकालेंगे। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई इस चैप्टर का, जिसके अंदर हम लोग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करने वाले हैं। काफी न्यूमेरिकल वाला टॉपिक है। अगर इसको आपको समझ आ जाता है तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक को अपने। तो सबसे पहले समझते हैं बेटा कि ये रेट लॉ होता क्या है। ठीक है, तो इसको समझते हैं मैथमेटिकली रेट लॉ को कैसे हम डिराइव करते हैं। तो लेट अस अज्यूम कि कोई मेरा ए रिएक्टेंट है, ए प्लस बी, जो कि हम लोगों को क्या दे रहा है बेटा, सी प्लस डी। ये हम लोग का रिएक्टेंट है। यहाँ पे आप देख रहे होगे मैंने एक छोटा सा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी को यूज किया है। तो ये जो बेटा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और स्मॉल जो डी है, ये क्या है बेटा, तो ये कोफिशिएंट है। ठीक है, जो कि एक्सपेरिमेंटल फाइंड वैल्यूज होंगी, जिसपे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका पूरा का पूरा डिपेंड करेगा। तो लेटर इसको डिस्कस करेंगे। अभी के लिए समझते हैं कि लेट अस अज्यूम ये हमारा ए और बी क्या है, कोफिशिएंट है बेटा रेट ऑफ रिएक्शंस के। जैसे मैंने बोल दिया कि देखो, इट मे बी और इट मे नॉट बी। इट मे बी, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की भी बात करेंगे थोड़ी देर में, तो वो मे बी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के इक्वल भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहां मैं मान के क्या चल रहा हूं बेटा, कि जो हमारे स्मॉल जो छोटे छोटे ए और बी हम लोगों ने यहाँ पे लिए हैं, वो ए और बी क्या है बेटा, तो ए बी इसके कोएफिशिएंट है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मैंने 1 मोल ले लिया सल्फर का, 2 मोल ले लिया ऑक्सीजन का, तो इससे मिलकर हमको SO2 मिला। तो वो डिपेंड करेगा कि ए और बी उसके बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो चलिए इसकी बात करते हैं। तो रेट लॉ क्या कहता है, तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ ये कहता है बेटा, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, कि जो अपना रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, directly proportional to the, कि rate of reaction is directly proportional to the concentration of the reactant बेटा। ठीक है, तो इस चीज को आपको अच्छे से समझना है एकदम, कि जो अपना रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे प्रोपोर्शनल होगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब जैसे मैं समझाऊं कि यहाँ पे मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना है मैथमेटिकली, तो मैं रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखूंगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बेटा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ओनली। तो ये है बेटा रिएक्टेंट वाला पार्ट, आपको अच्छे से क्लियर है कि दिस वन इज द रिएक्टेंट पार्ट। तो रिएक्टेंट पार्ट में क्या है, ए है, और यहाँ पे क्या है बेटा, ए के अलावा बी है। ओके, और ये इसका क्या है, कोएफिशिएंट ए और बी। तो ध्यान से समझना इस चीज को, कि जो अपना रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे। प्रोडक्ट से कुछ लेना देना नहीं है रेट ऑफ रिएक्शन का। डन। तो यहां से बेटा अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो रेट का रेट हो गया, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, के। अभी बात करें किस के की, और ये ए का ए रहा, और ये आपका ए, और सेम टू सेम बेटा ये क्या रहा, बी का बी रहा। डन, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इस के को क्या बोलते हैं बेटा, तो इस के को बोलते हैं वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज रेट कांस्टेंट। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, रेट कांस्टेंट बोलेंगे बेटा। इसकी भी पूरी कहानी करने वाले हैं थोड़ी देर में। तो ये क्या कहलाएगा हम लोगों का, रेट कांस्टेंट। तो दो चीजें हम लोगों ने सीखी। सबसे पहले तो रेट लॉ को डिफाइन किया, रेट लॉ का मैथमेटिकल डेरिवेशन निकाला, और के को पता किया कि के क्या होता है बेटा। तो के क्या पता लगा यहाँ पे, तो के होता है हम लोगों का रेट कांस्टेंट। तो चलिए इस रेट कांस्टेंट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि रेट कांस्टेंट क्या होता है क्या नहीं होता है बेटा। तो जो रेट कांस्टेंट है, ठीक है, वो किस तरीके से आप उसको डिफाइन करेंगे बेटा, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। एक यहाँ पे आप दिमाग लगाएं थोड़ा सा, कि इफ वी टेक कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। डन। If we take concentration of A and B equal to 1
इन दिस केस या इन दैट केस बेटा जो हमारा आर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, के इक्वल हो जाएगा। यानी आपसे कोई पूछता है कि बेटा आप किस तरीके से रेट कांस्टेंट को डिफाइन करोगे, तो रेट कांस्टेंट को कैसे डिफाइन कर दोगे बेटा कि रेट कांस्टेंट है ना, रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द, है ना, रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द, और भी से हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन when the concentration of both reactant are taken as unity। यानी अगर हम ए और बी दोनों के कंसंट्रेशन को यूनिटी ले लें तो उस समय जितना भी रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। तो इस चीज को एकदम अच्छे से दिमाग में फिक्स कर लेना है कि व्हाट इज रेट कांस्टेंट। तो आप कैसे डिफाइन कर दोगे बेटा कि when we take the concentration of the both reactant, that is A and B, taken as unity, then the rate of reaction become equal to rate constant। डन। तो इस तरीके से आप रेट कांस्टेंट को डिफाइन कर सकते हो। तो अब थोड़ी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की बात कर लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या निकलने वाला है बेटा। तो चलिए देखते हैं कि यूनिट रेट कांस्टेंट का क्या निकल के आ रहा है, क्या निकल के नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ध्यान से यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो यहां से बेटा अगर आप के की वैल्यूज को फाइंड करो तो के कितना आएगा बेटा, तो के निकल के आने वाला है आप लोगों का आर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए। ओके, कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बी। तो इस तरीके से आप यूनिट निकाल दोगे। इसको मैं अभी इक्वेशन नंबर 1 मान के छोड़ रहा हूं यहीं पे, ठीक है, क्योंकि उससे पहले हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसके बाद इस इक्वेशन पे आएंगे और फिर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या रेट कांस्टेंट की यूनिट आ रही है फॉर द डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट। उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक, इससे मतलब इसी को कंटिन्यू करते हैं और ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को समझते हैं। देन उसके बाद से हम दोबारा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के बारे में आएंगे। ठीक है, तो चलिए, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके अगले पे और इसको फटाफट से देखते हैं कि क्या कहानी इसकी निकल के बेटा आ रही है हमारे पास। डन। तो देखो, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बड़ा, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसकी बात कर लेते हैं हम लोग फटाफट कि ये बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा क्या होता है, क्या नहीं होता। ठीक है, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा। तो लेट अस अज्यूम, एक वही लेते हैं दोबारा से हम लोग कि लेट अस अज्यूम ए प्लस बी गिव्स अस सी प्लस डी डी। ओके बेटा, तो ए प्लस बी गिव्स अस सी प्लस डी। इस चीज को हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पे। इसको थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं फटाफट। थोड़ा डी अलग तरीके से बन गया है तो इसको अच्छे से बना देते हैं, डी प्लस डी। ओके, तो ए और प्लस बी गिव्स अस डी प्लस डी। तो रेट लॉ क्या कहता था बेटा, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अगर आप यहाँ से अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिखोगे तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इसका क्या एक्सप्रेशन आने वाला है बेटा, तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हमारा रेट ऑफ रिएक्शन जो निकल के आएगा इसका वो किसके इक्वल होगा बेटा, वो होगा रेट कांस्टेंट के इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। इसकी पावर कितनी थी बेटा, तो इसकी पावर हो जाएगी हमारी ए और ये हो जाएगा बी यहाँ। डन बेटा। तो ये चीज तो एकदम क्लियर समझ आती है हम लोगों को कि अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। बेटा जो ए और बी आपको दिख रहा है यहाँ पे कोएफिशिएंट ए और बी के ऊपर, ठीक है, उसी को बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। मतलब जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसको हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, स्मॉल एन से। याद रखना इस चीज को, जिसको हम लोग यहाँ पे स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करने वाले हैं वो किसके इक्वल होगा बेटा, वो इक्वल होगा ए प्लस बी के इक्वल। ठीक है,
तो वो इक्वल हो जाएगा बेटा हमारा a प्लस बी के इक्वल। तो चलिए उसको फटाफट देखते हैं कि ये जो a प्लस बी है ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस को क्या बोल रहे हैं हम लोग। तो ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन को हम इस तरीके से भी तो डिफाइन कर सकते हैं बेटा, अगर इसको इसकी डेफिनेशन लिखना जाए तो क्या लिख सकते हैं बेटा कि इट इज द सम, ठीक है। तो इट इज द सम ऑफ पावर, इट इज द सम ऑफ पावर। थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू है जिसके चलते थोड़ा सा ये दिक्कत हो रहा है। तो इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन, ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है, इन्वॉल्व इन द रेट लॉ, इन्वॉल्व इन द रेट लॉ, ठीक है बेटा। तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखेंगे हम लोग, इन्वॉल्व इन द रेट लॉ। यहाँ पे इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं फटाफट। रेट लॉ, ठीक है, याद रखना बेटा। तो कोई पूछो व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो सिंपली कैसे डिफाइन करोगे कि इट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन्वॉल्व इन द रेट लॉ। कि बेटा जो कंसंट्रेशन की पावर है उसी के सम को हम क्या कहते हैं बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। सिंपल है ये तो, यानी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, ए प्लस बी हो जाएगी। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है बेटा, इसको हम पहला बोल देते हैं। दूसरा जो चीज आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि इट इज एक्सपेरिमेंटली फाइंड वैल्यू। हाँ, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि इट इज experimentally it is experimental find value, ठीक है। तो इट इज एक्सपेरिमेंटल फाइंड वैल्यू, इस चीज को भी याद रखना है बेटा कि ये जो वैल्यूज है वो एक्सपेरिमेंटल फाइंड आउट होता है, जो एक्सपेरिमेंट करके ही फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज नॉट द थ्योरेटिकल वैल्यू। जैसे कि आगे मॉलिक्यूलरिटी के बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में, तो वो थ्योरेटिकल वैल्यूज होती है, जबकि हमारा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है बेटा, इट इज एक्सपेरिमेंटल फाइंड वैल्यू। तो ये होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को यूज करके बेटा हम बहुत ही आसानी तरीके से यूनिट्स पता कर सकते हैं रेट कांस्टेंट की, कि रेट कांस्टेंट के हमारे पास क्या क्या यूनिट्स आ रही हैं, क्या क्या यूनिट्स नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो फटाफट जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद से हम लोग चलते हैं अपने रेट लॉ के एक्सप्रेशन पे, ठीक है। ठीक है बेटा, अब आप यहाँ पे एक चीज और बता दूं, मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूँ। एग्जाम्पल, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा, इसको थोड़ा लिख नोट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शन। तो इट मे बी it may be zero, पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है। तो इट में भी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकता है बेटा, ठीक है, इवन इन फ्रैक्शन, ठीक है। तो इट में भी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शन। आज थोड़ी सी राइटिंग ऐसी हो रही है बेटा, ध्यान रखिएगा, नेटवर्क इश्यू है जिसके चलते थोड़ा सा लैग कर रहा है ये, तो कोई बात नहीं, आप समझने की कोशिश करें। तो इट में भी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शन, तो इन तीनों में ये कुछ भी हो सकता है बेटा, ठीक है। तो इस चीज को हम लोगों को याद में रखना है कि ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्या था बेटा जो हमें ध्यान रखना है, तो नेक्स्ट कुछ इस तरीके से था कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात करी थी यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की, ठीक है। तो वहां पे हम लोगों ने क्या लिख के छोड़ा था बेटा, यूनिट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की बात करें हम लोग के की, तो के का एक्सप्रेशन कुछ हम लोगों ने निकाल के रखा था बेटा, कितना आया था वो आया था
अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर कितनी थी बेटा, तो इसकी पावर ए अपॉन में बी का पावर कितना था बेटा, बी था। डन। तो ये हमारा पूरा फॉर्मूला निकल के आया था। अब हम सबको पता है, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें बेटा, कि आर की यूनिट क्या होती है, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन की तो यूनिट होती है आपकी मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। डन। और ये जो आपका दिख रहा है कंसंट्रेशन बेटा, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए। तो ये भी तो कंसंट्रेशन है, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी, मोल पर लीटर। और इसकी पावर कितनी है बेटा, पावर में है ए। उसी तरीके से बेटा यहाँ पे क्या लिख दूं, इनटू में मोल, मोल पर लीटर, इसकी पावर में कितना आ जाएगा बेटा, इसकी पावर में आ जाएगा आपका बी। ठीक है, तो दिस इज मोल पर लीटर बी। तो अब आप ध्यान से देखें, तो आप ना मोल पर लीटर को एक साथ कर दो। तो सिर्फ मोल पर लीटर को अगर आप एक साथ लिखोगे बेटा, तो यहाँ पे क्या क्या आने वाला है, तो ध्यान से देखो, मोल पर लीटर, ठीक है, मोल पर लीटर की पावर, मैं एक साथ कर रहा हूं सबको बेटा, तो ऊपर 1 है और नीचे क्या दिख रहा है बेटा, ये ए और बी दोनों दिख रहा है, तो इसको ऊपर ऐसे लिख सकता हूं क्या, ए प्लस बी। बात तो एक ही है ना, ध्यान से देखो, मोल पर लीटर ऊपर है, यहाँ पे मोल पर लीटर, ये रहा मोल पर लीटर, और ये भी मोल पर लीटर है। तो सेम चीजें हैं, बेस सेम है, तो पावर को ऐड कर सकते हैं। तो दिस इज मोल पर लीटर ऊपर था और ये नीचे वाला चला गया, तो ए माइनस बी। और क्या बचा बेटा, एक बच गया हम लोगों का सेकंड, सेकंड का इनवर्स। तो ये बच गया हम लोगों का पूरा। अब हम लोगों को पता है कि ए प्लस बी को हम क्या कह सकते हैं बेटा, ए प्लस बी को ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कह सकते हैं। यानी आपका ये कितना एक्सप्रेशन आ गया, मोल पर लीटर की पावर 1 - n, और ये हो गया बेटा आपका सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यानी कोई पूछे यूनिट रेट कांस्टेंट के निकालो, तो इस फॉर्मूले से आप निकालेंगे, दैट इज मोल पर लीटर 1 - n सेकेंड इनवर्स। यानी रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है बेटा, वो पूरी की पूरी किस पे डिपेंड कर रही है, वो पूरी की पूरी डिपेंड कर रही है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पे। सिंपल। तो ये चीज आप लोगों को बतानी थी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा रहा हूँ, आप लोगों को ध्यान से समझना। अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल के लिए कि जीरो ऑर्डर का केस है, ठीक है, जीरो ऑर्डर, मान लो, अभी बात करेंगे जीरो फर्स्ट ऑर्डर सबकी, अगले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे बेटा, अभी बस यूनिट के समझा रहा हूं मैं। तो अगर जीरो ऑर्डर का केस आ गया, ठीक है, ध्यान से समझना, इसको मैं दोबारा करता हूँ। अगर बेटा हमारे पास जीरो ऑर्डर का केस आ गया, ठीक है, कि जीरो ऑर्डर के केस में रेट कांस्टेंट की यूनिट बताओ, तो जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है बेटा, जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो कितनी है, जीरो है। तो इस केस में यूनिट इसकी कितनी हो जाएगी, के की, तो के की यूनिट हो जाएगी मोल, मोल पर लीटर, ठीक है। इसकी पावर को कैसे लिखोगे बेटा आप, 1 - 0, और ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। ठीक है, एन की जगह जीरो पुट कर दिया, तो के की यूनिट कितनी आ गई बेटा, तो जो के की यूनिट आई है मेरी, वो निकल के आ गई है मोल, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। बस सिंपल। उसी तरीके से एक दूसरा एग्जांपल ले लो। अगर आपसे कोई बोलता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है, अगर आपसे कोई बोलता है कि फर्स्ट फर्स्ट ऑर्डर के लिए बताइए कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या यूनिट होगी रेट कांस्टेंट की, तो आप कैसे देखो डिफाइन करेंगे बेटा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो ये रहा आपका के, और के इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, मोल पर लीटर की पावर 1, और एन की जगह बेटा 1, ठीक है, और ये आपका सेकेंड इनवर्स, यानी ये तो पूरा जीरो हो गया, है ना, किसी की भी पावर 1 - 1, किसी की पावर जीरो मतलब 1 हो गया, यानी सिर्फ कितना आ गया बेटा, सेकेंड इनवर्स। यानी रेट कांस्टेंट की यूनिट फर्स्ट ऑर्डर के लिए सिर्फ कितनी आई, सेकेंड इनवर्स निकल के आ गई। तो इस तरीके से बेटा आप देख सकते हो कि जो रेट कांस्टेंट की यूनिट है
वो अलग अलग ऑर्डर के लिए अलग अलग आ रही है, ठीक है। तो बिल्कुल हम कह सकते हैं कि जो अपना रेट कांस्टेंट होता है यूनिट, वो किस पे डिपेंड करता है बेटा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के बारे में करता है। तो मैंने दो एग्जांपल दिया, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर। आप चाहे तो सेकंड और थर्ड ऑर्डर के लिए भी रेट कांस्टेंट के यूनिट्स को निकाल के देख सकते हैं, ठीक। तो आज हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्या क्या किया बेटा, रेट लॉ पढ़ा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को समझा और यूनिट निकाला रेट कांस्टेंट का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो आज हम लोगों ने कवर किए हैं। अगली क्लास में इन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। टिल आप इस सबको रिवाइज करके अच्छे से रखो। ये हमारी तीसरी वीडियो थी कॉन्टिन्यूस इस चैप्टर की, तो इसको रिवाइज करके करते जाओ और फिर आगे धीरे 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 पूरे चैप्टर्स को ऐसे ही हम लोग खत्म करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो, ऑल द बेस्ट, इसको करो और फिर आगे मिलते हैं तो आगे करेंगे, ठीक है।